जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो आधुनिक भारत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसी कड़ी में यह अगला वीडियो है। ये सारे क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास के हैं और ये क्वेश्चन का संकलन हम कहाँ से किए हैं तो ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो बुक आती है वो कक्षा 6 से लेके 12 तक की है। आप तैयारी जहाँ से करते हैं करिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जिस भी कंपटीशन के एग्जाम में जहाँ भी इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस एग्जाम के लिए यह हमारा वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176। इससे पहले हमने 1 से 75 तक के क्वेश्चन को क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जा सकता है? किसको कहा जा सकता है? तो एमजी रनाडे जी को क्या कहा जा सकता है? पुनर्जागरण का जनक कहा जा सकता है। पुनर्जागरण इसका शाब्दिक अर्थ होता है, जागरण का मतलब होता है जागना होता है। क्या होता है? जागना होता है। और पुनः मतलब पहले, मैंने फिर से। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। आगे देखते हैं। जिसने ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की, उस अधिनियम का नाम था। उस अधिनियम का नाम क्या था? तो उस अधिनियम का नाम हो जाता है एक्ट 21 ऑफ 1850। पैतृक संपत्ति का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जन्म से अपने पिता के संपत्ति में क्या होता है, उसको हिस्सा मिलता है। सिर्फ जन्म ले लेने से मात्र उसके संपत्ति में उसका क्या हो जाता है? हिस्सा हो जाता है। उसको क्या कहता है? पैतृक संपत्ति कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? क्या है? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक हो जाते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है। हरिदास स्वामी, शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव दयाल साहब और स्वामी श्रद्धानंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिव दयाल साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शिव दयाल साहब। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस समाजवादी सुधारक को लोक हितवादी, क्या लोक हितवादी किसे कहा जाता है? लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180। रहनुमाई मजदयान सभा, नाम क्या है? रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना कब हुई है? 1851 में। पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापकों की सूची में किसका नाम नहीं है? इसमें पूछा किसका नाम नहीं है, तो ये दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। इनका भी नाम आता है एस बंगाली का, और नौरोजी फिरदौनी। इनका क्या है? शिबली नोमानी का नाम नहीं आता है। आगे देखते हैं। जेईडी बेथुन गहरे ढंग से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? ये हो जाता है, ये किससे जुड़ा हुआ था? तो ये स्त्री की शिक्षा से जुड़ा हुआ था। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले भारतीय नेता कौन था? सती प्रथा एक हिंदू धर्म में आई कुरीति था, जिसके पति मर जाते थे उनको क्या किया जाता था? जबरदस्ती उनको अपने पति के साथ साथ मरना पड़ता था। उसे क्या कहा जाता है? सती। उसे सती बनाया जाता था। इसका क्या हुआ था? इसका विरोध किया गया था, विरोध किया गया ताकि इसमें सुधार लाया जा सके। लेकिन जब इसके समाप्ति के लिए भी जब नियम कानून आया तो इसमें एक भारतीय नेता थे जिन्होंने इनका विरोध किया था, जिसका नाम हो जाता है राधाकांत देव। आगे देखते हैं। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत, ऊंच नीच, रंग भेद करना को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? किसने माना था? ये हो जाते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। कौन होंगे? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कितना हो जाता है? 1798 से 1805 तक होता है। और वेलेस्ली के समय में क्या आता है? सहायक संधि। क्वेश्चन आता है सहायक संधि का जन्मदाता भारत में वेलेस्ली को माना जाता है। और लॉर्ड डलहौजी के साथ जुड़ा हुआ है व्यक्तिगत सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी के लिए इसका कार्यकाल कितना हो जाता है? इसका हो जाता है 1848 से लेके 1856 तक था। क्योंकि इसका कार्यकाल इसलिए याद करना आसान है क्योंकि 1857 का विद्रोह हुआ था। इसके पहले कौन थे? तो लॉर्ड
डलहौजी, कार्यकाल 1848 से 1856 तक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। देव समाज के संस्थापक हो जाते हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 186। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी नियुक्ति 1917 में हुई को किस अन्य नाम से भी जाना गया। इसको जाना जाता है सैडलर आयोग। कौन सा आयोग। सैडलर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था। किसने किया था। तो अर्स्काइन पेरी ने। किसने। अर्स्काइन पेरी ने। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यह कथन किसका है। यह हो जाता है लॉर्ड मैकाले का। यह कथन किसका है। लॉर्ड मैकाले का। निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत का राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए। किसके द्वारा ये दिया गया था। भूदेव मुखर्जी के द्वारा। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ये हुआ था 1878 में। कब हुआ था। 1878 में। आगे देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया है। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये आया था कि भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको क्या बोलते हैं, इनको एक्टिव करने के लिए ये पत्रिका निकलती थी ताकि लोगों में देश के प्रति देशभक्ति की भावना ना जागे। इसलिए पत्रकारिता को क्या किया जाए, रोकने के लिए, उस पर पाबंदी लगाने के लिए एक एक्ट आया था जिसको कहा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। ये किसके द्वारा पारित किया गया था। ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था। और हटाया किसके द्वारा गया था। तो रिपन के द्वारा ये रद्द किया गया था। लगाने के बाद आएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लगाया कौन। तो लिटन। रद्द कौन करेगा। रिपन। आगे देखते हैं। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ये सैयद अमीर अली द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। किसके द्वारा किया गया था। तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किसके द्वारा। ये शिक्षा से था। हंटर कमीशन आयोग किस पे आया था। खासकर प्राथमिक शिक्षा के लिए। किस पे। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की। ये हो जाएगा W हंटर। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये किसके द्वारा किया गया था। तो D.K. कार्वे के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। इसमें सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता कब हुआ था। तो 1817 में। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। इसमें हो जाएंगे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। इस प्रकार एक पेज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें किसी आंसर पे डाउट होता है तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप इसको आंसर को क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था। किस विद्यालय को लिया गया था। तो लंदन विद्यालय के तर्ज पे। निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। कौन सी थी। हो जाएगा द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा। द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे। ये दुर्गादास को छोड़ के बाकी सब क्या थे, पत्रकार थे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ये विलियम बेटिंग के समय में इंग्लिश को क्या किया गया, कार्यकारिणी भाषा चुन लिया गया। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। प्रथम भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थे, भाई थे। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो थॉमस रेले। कौन थे, थॉमस रेले।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? कौन थे? तो चार्ल्स मेटकॉफ। इसको भारतीय पत्रकारिता का क्या मुक्तिदाता भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो हो जाएगा राजा शिव प्रसाद। कौन हो जाएंगे? राजा शिव प्रसाद। देखिए, सूची एक तरफ व्यक्ति और दूसरे तरफ उनसे संबंधित संघ का नाम है, संगठन का नाम है। पहला नाम हो जाता है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, इनका नाम हो जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ। किनके साथ हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे जी के साथ। उसके बाद है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। और मद्रास महाजन सभा हो जाएगा आनंद चार्लू। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 208। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन थे? तो एस.एन. बनर्जी जी। कौन थे? एस.एन. बनर्जी जी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? ये हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 210। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में एक था? इसका हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकलन पारित हुआ? तो मौलिक अधिकार का हुआ था कब? कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे। उनकी अध्यक्षता में कराची में जो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, इसमें किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया? मौलिक अधिकारों को पेश किया गया था, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया। आगे देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस E.O. होम के द्वारा स्थापित किया गया था। ये एक अंग्रेजी रिटायर अधिकारी था जो चाहता था कि भारतीयों के क्रांतिकारियों के बीच जो गतिविधियाँ चल रही है उसके बारे में नज़र रखने के लिए इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब हुआ था? तो 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। आगे देखते हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी? ये प्रथम महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और जब पहली बार बॉम्बे में जब हुआ था इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक, उसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी के समय में किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक ये गर्म दल के नेता थे। इन्होंने मराठा और केसरी नामक 2 पत्रिका निकाला था। मराठी किस भाषा में? तो मराठी आता था अंग्रेजी में और केसरी आता था मराठी भाषा में। आगे देखते हैं निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास, इसमें पूछा कौन सही नहीं है? 87 में मद्रास में हुआ था, 88 में इलाहाबाद, 90 में हो जाएगा कलकत्ता और 92 में बॉम्बे। 92 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद में। 92 वाला कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमोश चंद्र बनर्जी, व्योमोश चंद्र बनर्जी के द्वारा। और 1887 का जो कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और 1888 वाला इलाहाबाद में कौन के थे? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ये पहले अंग्रेज थे, प्रथम अंग्रेज। और 90 वाला में फिरोज शाह मेहता जी। 85 में क्या होती है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 86 देखिए 87 दिया हुआ है सॉरी 87 वाला होता है मद्रास में, 88 वाला होता है इलाहाबाद में और 90 वाला कलकत्ता में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 214। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्त का प्रयोग किया। किसने किया था? तो लोकमान्य तिलक जी ने। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? महिला को कब चुना गया था? तो वहीं एनी बेसेंट हो जाएंगी। पहली बार चुना गया कब? कलकत्ता के अधिवेशन में। कब? 1917 में। 1917 में। अब तक मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें 1917 और उसके बाद तो
अब तक तीन तीन महिलाएं हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुकी हैं, 1917 में, 1925 में और 1933 में। ये देखिए 17 में 8 जोड़िए, 17 में 8 जोड़ किए 25 और 25 में 8 जोड़िए 33। हर 8 साल के अंतराल पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्षता की है। 1917 में किसने किया? तो 1917 में किया था, इनका क्या नाम था, एनी बेसेंट, जो पहली महिला थी। और 1925 में किसने किया? सरोजनी नायडू ने, जो प्रथम भारतीय महिला थी। और 1933 में थी, उनका नाम था नलिनी सेनगुप्ता। कौन थी? नलिनी सेनगुप्ता। ये तीन ऐसी महिलाएं हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या कर चुकी हैं? अध्यक्षता कर चुकी हैं। आगे देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कहे तो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। कब किया था? 1925 में। 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। कहाँ पे? कानपुर के अधिवेशन में। इस प्रकार यह वीडियो समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से लिया जाएगा। और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है। तो बहुत जल्द मिलते हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।